हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे एक बार बताएंगे सब बच्चे, ऑडियो वीडियो सब ओके है क्या? गुड मॉर्निंग शुभम। जो भी बच्चे ऑनलाइन है एक बार जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है क्या? फिर हम लोगों को आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है? शुभम और बाकी बच्चे, आइए मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। बेटे हमारा जो ये एएस है जिसका नाम है AS24, क्या है जी? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एक बार जरा नाम डालो फटाफट से। AS ओके बेटा 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। बेटे जो जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार मैसेज करके प्रेजेंस हाइड करो। शुभम के अलावा और कौन कौन ऑनलाइन है? लो जी, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो एएस है हमारा, ये बड़ा ही आसान एएस है। और दूसरी बात, इस एएस के अंदर सिर्फ डिस्क्लोजर्स के ऊपर मेन बात है। मतलब ये एएस देखा जाए तो डिस्क्लोजर्स का एएस है। अगर आप देखोगे बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बात करते थे कि भाई उसमें इनकम को रिकॉग्नाइज करें या ना करें, या फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड बात करते थे कि भाई बैलेंस शीट में उसको किस तरह से दिखाना है, ठीक है, और अकाउंट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये एएस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बात करेगा, डिस्क्लोजर्स की। ये एएस, इसको मैं दो शब्दों में एक बात कहूं, सबसे छोटा एएस मुश्किल से आधा घंटे का होगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नंबर दूसरी बात, एग्जाम के हिसाब से ये एवरेज मान के चलो, एवरेज या बिलो द एवरेज इंपोर्टेंट। अब इस अटेम्प्ट के लिए तो और भी ज्यादा बिलो द एवरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। तो इस एएस से नॉर्मली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, पर फिर भी जब एएस है तो भाई करना है और उसी तरह से करना है जैसे बाकी एएस की हमने, ठीक है। आइए जरा शुरू करते हैं। बस इस एएस में थोड़ा सा मैं एक रिदम दूसरा रखूंगा काम कराने का, कि यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे एएस को हम करेंगे किससे करेंगे? जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल की बुक है जिसको मैंने आपको दे रखा है। आइए जरा, ये रहा एएस बेटा, बिल्कुल प्लेन रीडिंग का एएस है। तो सबसे पहले तो देखो एक छोटी सी बात बताता हूं, ये किस पर एप्लीकेबल है। ये एएस ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, ठीक है। हर एंटिटी जिसने अपने किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू किया है। क्या मतलब सर? देखिए जरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बेटे ये रहा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं छोटी छोटी। ईयर 2010 में मैं सीए बना, बन गया था मैं तब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ईयर 2010 मैंने एग्जाम जो क्वालिफाई किया था वो किया था बेटे नवंबर 2009 वाला, जिसका सॉरी मई 2010 वाला, मई 2010 वाला मैंने क्वालिफाई किया था। अब देखिए ध्यान से, मैं तभी से लगातार प्रैक्टिस में भी रहा, प्रैक्टिस भी मैंने की है, लगातार कर रहा हूं मैं तब से, प्लस साथ साथ में मेरा टीचिंग एक हॉबी है कि हाँ भाई हमें बच्चों के हिसाब से कि भाई कई सारे फ्री बच्चों को हमने फ्री में पढ़ाया। देखिए ध्यान से, अब हुआ क्या, पहले मेरा सफर बीच में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रहा, अभी आज यहां पर भी हूं मैं। यहां पर क्या रहा बेटा, मैंने 2010 से लेकर 2012 तक, सॉरी 2012 नहीं 2014 तक मैंने यहां पर सीए फाउंडेशन भी पढ़ाया,
सीए इंटर भी पढ़ाया। ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको एक थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होगा क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आइए जरा, सीए इंटर भी पढ़ाया, सीए फाइनल भी पढ़ाया। कहां तक? टिल 2014। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे पहले का रहा उसमें मेरे सभी रिवेन्यू आए, सब रिवेन्यू मैंने अपने अपने डिस्क्लोज किए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने तीनों का रिवेन्यू डिस्क्लोज किया और ये मैंने कंटिन्यू कर रखा था 2010 से लेके 2014 तक लगातार। कहीं पर भी मेरा मूड नहीं था कि मैं किसी सीए फाउंडेशन को, सीए इंटर को या फाइनल को किसी को छोड़ूंगा। 2014 के बाद में एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम तो मैं अभी नहीं लूंगा, ऑनलाइन की, उन्होंने मेरे को बुलाया और मैंने काम किया 2017 तक। ये बातें बहुत जरूरी है क्योंकि एक रियल एग्जांपल आपके सामने। तब मैंने सीए फाउंडेशन डिसकंटिन्यू किया था 2014 में। मैंने अपना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो मैंने वहां पे लिखा, इस बात के बारे में बताया कि भाई मैं अब से नहीं पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन, और मेरे जो ये जो सीए फाउंडेशन है ये मेरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अच्छा, और 2014 ऑनवर्ड मेरा जो ये बाकी के ऑपरेशन रहे वो कौन से रहे, वो मेरे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन रहेंगे। तो यानी कि उस साल के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बनाए होंगे अपने, तो मैंने अपनी फीस की रिसिप्ट्स को 3 पार्ट में दिखाया होगा। नंबर 1 सीए प्रैक्टिस से जो आया, नंबर 2 टीचिंग प्रोफेशन के अंदर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से जो आया, नंबर 3 टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जो सीए फाउंडेशन जो मैंने छोड़ दिया था तब, वहां से जो आया। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। 2017 में मेरे फादर की डेथ हो गई, उसके बाद में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दिया था 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो 2018 में फिर से मैंने रीस्टार्ट किया। थोड़ा सा टाइम लगता है उन चीजों से बाहर आने में। तो ये जो मेरे इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2017 का, 2017-18, यहां पर मेरे 2 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो गए थे, टीचिंग में सीए इंटर और सीए फाइनल। अब देखिए जरा, यहां पर इधर मेरा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कौन सा कहलाएगा, यहां पर 2017 में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जो मेरा हमेशा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन रहा है। और इसीलिए मैं आपको जब भी कोई क्लास में बताता हूं, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बेस पे बताता हूं कि बेटे सीए में जैसे ही आप जाओगे, आर्टिकलशिप पे जाओगे, तो आपको ऐसे नहीं ऐसे देखने को मिलेगा। आइए जरा अगली बात बताता हूं। फिर 2018 के बाद में मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया, दोबारा से सीए फाउंडेशन और सीए इंटर और फाइनल। फाइनल तो खैर अभी नहीं किया मैंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बेटा 2018 से लेके 2022 तक मैंने लगातार ये फाउंडेशन इंटर मेरा कंटिन्यू ऑपरेशन है। तो जिस साल मेरा ये वाला ऑपरेशन रहा होगा 2018 का, बेटे 2018 में मैंने रीस्टार्ट किया, यानी कि वो कंटिन्यू ऑपरेशन। तो कहने का ये मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यू डिसकंटिन्यू बिजनेस में कुछ ऑपरेशंस कभी कभी टेम्परेरी रूप से हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो जिस साल हम लोग उस ऑपरेशंस को छोड़ते हैं, ध्यान रखना ट्रांजैक्शन और ऑपरेशन में फर्क है, आपको पता है। ट्रांजैक्शन मतलब मैंने एक बार खरीद लिया बेच दिया, ऑपरेशन मतलब एक के बाद एक सीरीज चल रही है, लगातार काम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो वो ऑपरेशन अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं, पहली बात तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन मतलब जब हम किसी साल में किसी अपने बिजनेस सेगमेंट को छोड़ रहे होते हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो वो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कहलाता है। नंबर 1 बात, सबसे पहली बात तो ठीक है। आइए जरा इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ें। भाई किसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? A discontinuing operation is component of an enterprise। component बेटे सारी चीजें नहीं, सिर्फ एक component। बेटे इस वाले एस को हम यहीं से करेंगे क्योंकि इस एस में कुछ भी दम नहीं है ना, टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं आपका। और ये मैं एस बीच में पहले मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसकी अपडेटेड रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो बच्चे जो मई अटेंड वाले हैं कहीं उनको ऐसा परेशानी ना हो, है ना, उनका फिर यही एक एस रह रहा था। क्या कहते हैं जी, दैट ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज व्हाट, A discontinuing operation is what? एक मिनट इसको हटा देता हूं। हाँ जी, A discontinuing operation is what?
कहते हैं कि वो वाला ऑपरेशन, देखिए ध्यान से, ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज, वो वाला कंपोनेंट, कौन से वाला कंपोनेंट सर, बताओ सर, कौन से वाला कंपोनेंट बेटे, जो कंपोनेंट दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू सिंगल प्लान, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू प्लान, सिंगल प्लान, तो जी परसुएंट टू सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरली, जैसे कोई एक बिजनेस हमने छोड़ दिया, जैसे सेलिंग द कंपोनेंट इन सिंगल ट्रांजैक्शन, कि भाई हम सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं बेचेंगे, है ना, और बाय डिमर्जर, भाई बिजनेस टूट गया, है ना, और स्पिन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज शेयर होल्डर्स, और या फिर क्या बेटा, डिस्पोजिंग ऑफ पीस मेल सच एज, जैसे सेलिंग ऑफ कंपोनेंट असेट्स, सेटलिंग इट्स लायबिलिटीज इंडिविजुअली, और टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट। मतलब अगर एंटरप्राइज एक सिंगल प्लान के तहत ये वाली चीजें डिसकंटिन्यू करती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कहलाता है। और क्या है भाई, और क्या है भाई, जैसे मान लिया एक ऐसा कंपोनेंट डिसकंटिन्यू करती है जो रिप्रेजेंट करता है सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। क्या मतलब सर, भाई देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बेटे यहां पर एक लाइन है टीचिंग और दूसरी लाइन है प्रैक्टिस, पहली लाइन है प्रैक्टिस, दूसरी लाइन है टीचिंग। मैंने 2017-18 में, ठीक है ना, 6-7 महीने के लिए मैंने क्या किया था, इसको डिसकंटिन्यू किया था। तो ये जो चीज है ये क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट द सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। मैंने क्या किया था उस टाइम पर, मेजर लाइन डिसकंटिन्यू की थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहां पर हमारी इसी दौरान बेटे ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी शुरू हुई। इससे पहले इस दौरान हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, टीचिंग में फेस टू फेस भी चल रहा था और ऑनलाइन भी, और हमने ऑल ओवर इंडिया अपनी फ्रेंचाइजी डेवलप की थी ऑनलाइन। जैसे मुंबई में, ठाणे में था मुंबई, ठीक है, मुंबई हो गया, इधर आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे 18 सेंटर्स थे जहां पर हम लोग ऐसे क्लासेस देते थे। अब इसमें से क्या हुआ, हमने मुंबई डिसकंटिन्यू किया था, एक एरिया में हमने डिसकंटिन्यू किया था, ठीक है। तो इसको, इसी को यहां पर हम लोग कवर करते हैं कि दैट कैन बी यहां पर दैट रिप्रेजेंट ए सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। उस वाली लाइन को डिसकंटिन्यू किया जो रिप्रेजेंट करता है सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। या तो उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया वाइज कि भाई चलो मुंबई में नहीं करेंगे, है ना, लेकिन कंटिन्यू तो है। तो एक ऑपरेशन जो मुंबई वाला ऑपरेशन है उसका रेवेन्यू अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आइए जरा, सेपरेट मेजर लाइन का क्या मतलब होता है जी, आइए जरा, और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन इसका क्या मतलब होता है जी। देखिए जरा, इसके बारे में बताया गया कि भाई अगर मान लो कोई चीज ऐसी हो जो इफेक्टिवली रिपोर्टेबल हो, वो हम बोलते हैं सेपरेट। जैसे सीए फाउंडेशन से अलग रिवेन्यू, सीए इंटर से अलग रिवेन्यू, सीए फाइनल से अलग रिवेन्यू, है ना, और प्रैक्टिस से अलग रिवेन्यू। अब प्रैक्टिस के अंदर तो बहुत सारी चीजें, ऑडिट है, टैक्सेशन है, आईटीआर है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, वहां पर बैंकों के ऑडिट भी हैं, है ना, कंपनी के ऑडिट भी है। तो अब ये जो ओवरऑल जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इज मेजर लाइन। आइए जरा, तो ऐसी रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट जिनको AS17 में बताया गया है, बेटा AS17 वहां पर सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात बताई गई है, वहां पर यही है, सेगमेंट्स में बांटा गया बिजनेस को, अलग अलग सेगमेंट्स में। कह रहे वो वाले रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट्स जो, या फिर ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स जो AS17 में जिनके बारे में बात कही है, वहां पर बेटे बिजनेस को अलग अलग नजरिए से बांटा गया है, ठीक है। कह रहे उन्हीं के हिसाब से वुड नॉर्मली सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, कि उन्हीं चीजों को हम मानेंगे कि यहां पर भी वही रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक है, और उनकी रिपोर्टिंग अलग से होनी चाहिए। it would represent separate major line of business and geographical area of operation। नंबर एक बात। अब ये क्या कहते हैं, a part of such segment may also satisfy criteria and it would represent separate major line of business or geographical area of operation। कह रहे हैं इसका जो पार्ट है सेगमेंट का, अगर वो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है
तो वो भी फिर सेपरेटली रिप्रेजेंट है। मान लिया बेटे हमारी मेजर फीस मान लिया ऑनलाइन के अंदर गूगल ड्राइव से आती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गूगल ड्राइव लेते हैं। तो रेवेन्यू कहां से शो किया जाएगा, कह रहे हैं उसको फिर गूगल ड्राइव का रेवेन्यू सेपरेटली रिपोर्टेबल बन जाएगा। फिर ऑनलाइन के अंदर भी गूगल ड्राइव अलग से दिखाया जाएगा। रीजन, क्योंकि वहां पर वो मेजर सेगमेंट, आजकल ज्यादातर बच्चे गूगल ड्राइव प्रेफर कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे यही एक कारण है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको अलग से दिखाने का, कि भाई ये जो है, क्योंकि वो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस दिखाई जा रही है ना। आइए जरा, सेपरेटली रिपोर्टेबल बन गया वो। आइए, फॉर एन एंटरप्राइज, बेटे ये एएस टोटल थ्योरी का समझ लो आप एक तरह से, तो इसको ना आप ये मत सोचना कि सर इसको इंटरेस्टिंग कैसे करें, इसमें न्यूमेरिकली कैसे करें। अभी मैं आपको एग्जाम को क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो इसको बेटे ऐसे ही करना पड़ेगा हमें इस वाले एएस को। आइए जरा, क्या कहते हैं, फॉर एन एंटरप्राइज दैट ऑपरेट इन ए सिंगल बिजनेस और इन ज्योग्राफिकल सेगमेंट which does not report segment information, a major product or service line may also satisfy the criteria। कि ठीक है, आइए जरा, instead of disposing of component substantially in its entirely, an enterprise may discontinue and dispose of the component by selling the assets or settling the liabilities piecemeal, individually or in small group। आइए जरा, मैं छोटी सी बात बताता हूं। कहते कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो सिंगल बिजनेस में है या सिंगल सेगमेंट में है, ठीक है, तो वो ऐसे केस में वो डिसकंटिन्यू कर सकती है या डिस्पोज ऑफ कर सकती है। किस तरह से, जैसे कि भाई उसने किसी को अपनी असेट्स लायबिलिटी बेच दी, या असेट्स किसी को लायबिलिटी किसी को सेल कर दी, इस तरह से जो है ना, मतलब एक कुछ असेट्स किसी को बेच दी अलोंग विद लायबिलिटी, कुछ किसी को, मतलब उसने ना सेगमेंट को ही बेच दिया। तो ऐसे केस में वो उसको रिपोर्ट करेगी, भाई ये सेगमेंट अब अगले साल से हमारे पास में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, उनके जो यूजर्स हैं, स्पेशली इन्वेस्टर्स, वो क्या देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ पर किस चीज को उन्होंने मेजर रेवेन्यू सोच रखा है, जिसके बेस पर कहते हैं कि भाई ये कंपनी यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट कमाने वाली है। भाई शेयर होल्डर किस बेस पे इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर सर ये देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी बातें बता रहे हैं इनके बारे में, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस साथ में ये देखते हैं इस कंपनी के हाथ में कौन सा प्रोजेक्ट लग रहा है, ये कंपनी क्या बड़ा काम करने वाली है, कि इसके पास में बहुत सारा प्रॉफिट आने वाला है, कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूं अपने यहाँ पर, मैं भी इसका शेयर होल्डर बन जाऊं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो केस बेस पे इन सब चीजों को देखते हैं, और उसमें मेजर रोल रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने ज्यादा ट्रू और फेयर व्यू दिखाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा उनका डिसीजन मेकिंग होगा, है ना। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसी बात पे जोर डाला गया कि भाई ऐसे रिवेन्यूज को आप सेपरेटली दिखाओ जो डिसकंटिन्यू होने वाले और मेजर हैं। अच्छा, और उसमें किस वजह से हो सकता है डिसकंटिन्यू? इन सब कारणों की वजह से। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर पीसमेल डिस्पोजल्स व्हाइल ओवरऑल रिजल्ट में भी, कह रहे कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो अलग चीज है। सेल ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स और सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल लायबिलिटी मे हैव अपोजिट इफेक्ट। कोई बात नहीं जी। मोरओवर देयर इज नो स्पेसिफिक डेट at which an overall binding sale agreement is entered into. Rather, sale of assets, settlement of liabilities में होकर, ठीक है जी। thus इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? जो डिस्पोजल है, thus the disposal of a component may be in progress at the end of financial reporting to qualify as discontinued operation। लो जी, हो सकता है कि कहीं पे एग्रीमेंट हुआ हो, तो ये क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, क्या कहते हैं कि अगर मान ले कहीं पर इन प्रोग्रेस है, ठीक है ना, डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट में भी क्या इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। भाई बैलेंस शीट की डेट आ गई, और बैलेंस शीट की डेट पर हम देखते हैं कि भाई ये अभी डिसकंटिन्यू होने वाला है, हुआ नहीं है। क्या कहते हैं? टू क्वालिफाई ए डिसकंटिन्यू ऑपरेशन डिस्पोजल मस्ट बी परसुएंट टू सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान। अगर मान लिया 3 सेगमेंट हैं जो हमें बेचने हैं, उसमें से एक का एग्रीमेंट हो चुका, 2 का नहीं हुआ है, तो क्या कहते हैं, क्या ये तीनों एक ही प्लान का हिस्सा है? अगर ऐसा है तो जो बाकी के 2 सेगमेंट हैं जिनके लिए भी नेगोशिएशन हो रहा है, बात फाइनल नहीं हुई है, कह रहे हैं वो भी इसी प्लान का हिस्सा है, तो वो भी दिखाए जाएंगे। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बेटा ये थोड़ा सा आपको थ्योरी का एएस है, उसी हिसाब से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ डिस्क्लोजर बेस है। लो जी, एक एंटरप्राइज में टर्मिनेट एन ऑपरेशन बाय अबंडनमेंट
विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ असेट्स। अब देखिए जरा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने बीच में सीए फाउंडेशन छोड़ दिया था बनाना, उस टाइम कहते हैं कि एक एंटरप्राइज टर्मिनेट कर सकती है अपना ऑपरेशन, कैसे? बाय अबंडनमेंट। ये जरूरी नहीं है कि वो असेट्स किसी को बेचे तभी डिसकंटिन्यू होगा, नहीं। मान ले असेट्स है लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया कि भाई अब हम जैसे कोचिंग सेंटर की मैं बात करूं, उन्होंने कहा भाई हम सीए फाउंडेशन नहीं बना रहे, असेट्स तो वहीं पे है ना, वहां पर वो इंटर में एक्स्ट्रा क्लास करा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन बंद किया। तो जरूरी ये नहीं है कि ऑपरेशन डिसकंटिन्यू होने का मतलब उसकी सारी एसेट्स लायबिलिटी सब वहां पर वो बिजनेस सेगमेंट सेल ही हो तभी हम डिसकंटिन्यू करेंगे, नहीं। कहते हैं अबंडनमेंट, यानी कि उससे एग्जिट कर लेना भी कहलाता है डिसकंटिन्यू हो जाना। आइए जरा, कहते हैं अबंडन ऑपरेशन वुड बी डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इफ सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ डेफिनेशन, हाउएवर changing the scope of organization in manner in which concluded is not abandoned because that operation although change is continuing। ध्यान से क्वेश्चन है, देखो यहां पे देखो एएस ने क्या कहा, an enterprise may terminate an operation by abandonment without selling of assets। नंबर एक बात तो ये हमने पढ़ी, कह रहे abandon operation would be discontinuing operation, हम उस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की तरह रिपोर्ट करेंगे अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया है तो, ठीक है, क्यों मेजर है। आइए जरा, हाउएवर यानी कि तब हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, अपोजिट है पहले की बात का, क्या? चेंजिंग द स्कोप ऑफ एन ऑपरेशन, अगर मान लिया कोई ऑपरेशन का स्कोप हमारा चेंज हुआ है, जैसे सीए के अंदर फाउंडेशन के अंदर डिसकंटिन्यू करने वाले थे, मान लिया डिसकंटिन्यू नहीं किया, हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट डिसकंटिन्यू किए या 3 सब्जेक्ट डिसकंटिन्यू किए, मैं खाली अकाउंट पढ़ाऊंगा बस, अब मैं बाकी सब्जेक्ट अपने आप पे नहीं पढ़ाया करूंगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज जस्ट स्कोप में चेंज आया है, ऑपरेशन तो वही है, यानी कि फिर हम उसकी रिपोर्टिंग सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। चलिए, एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज डू नॉट सेटिस्फाई क्राइटेरिया, ऐसी कौन कौन सी है, ठीक है, जैसे ग्रेजुअली, इवोल्यूशनरी, फेजिंग आउट ऑफ ए प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ग्रेजुअली हम लोग क्लास ऑफ सर्विस चेंज कर रहे हैं, है ना, क्लास ऑफ सर्विस चेंज कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग हो गया, है ना, ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज, कि भाई हम शिफ्ट कर रहे हैं यहां से दूसरी जगह पर, तो हमारा अपने आप सेगमेंट जो है ना स्कोप बढ़ गया या चेंज हो गया, लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, मतलब अभी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब हम दूसरी जगह पे काम करेंगे, तो भाई शिफ्ट हो रहे हैं एक तरह से, उसका मतलब ये नहीं कि हम यहां से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। आइए, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स और अदर कॉस्ट सेविंग। मान लिया हम किसी ऑपरेशन में कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो डिसकंटिन्यू नहीं माना जाएगा इन केस में। आइए जरा, एन एग्जांपल इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये देखिए जरा क्या कहते हैं, एन एग्जांपल इन रिलेशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सेलिंग ए सब्सिडी whose activities are similar to those of parent or subsidiaries. A component can be discontinued operationally or for financial reporting purpose. Criteria C of the definition if all the following conditions are satisfied। देखिए जरा, अगर मान ले ऑपरेटिंग असेट्स और लायबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू इट, अच्छा, its revenue can be directly attributable to it or at least a majority of its operating expenses can be directly attributable to it। कहते हैं क्या भाई, एक बात सुनो, हमने ये समझ लिया कि भैया सेगमेंट जो है कब डिसकंटिन्यू नहीं माना जाएगा, चलो जब डिसकंटिन्यू माना जाएगा तो हम उसको रिपोर्ट करना चाहेंगे ना सेपरेटली, हाँ सर, क्या कर देंगे हम तब भी, कि तब भी हमें ये देखनी पड़ेगी भाई वो जो सेपरेट सेगमेंट है, सेपरेट सेगमेंट जो है उसके खर्चे, उसके रिवेन्यू, सब चीज अलग से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था सीए फाउंडेशन वाला एग्जांपल, अगर वहां पर हम सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हम टोटल फीस कितनी आई है, कितना खर्चा है, वो सब सेपरेटली काउंट कर सकते हैं, तो भाई हम पक्का उसको फिर अलग से दिखा सकते हैं। और अगर काउंट ही नहीं कर सकते, चीजें ही मिक्स इस तरह से हैं, तो फिर हम नहीं कर सकते ना। जैसे मान लिया किसी बच्चे ने कहीं पर एडमिशन लिया कि हम सर सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों का पैकेज हमें दो, हम आपके यहां से सीए बन के निकले, तो वो तो एक कॉम्बो आ गया ना पूरा का पूरा।
अब उसमें से कितना फाउंडेशन पे एट्रीब्यूटेबल है, कितना इंटर पे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाती है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई अगर सेपरेटली काउंटेबल है, डायरेक्टली जो एट्रीब्यूटेबल है उस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के लिए, तो भाई फिर हम उसको सेपरेटली रिपोर्ट कर पाएंगे, ये कह रहे हैं। आइए जरा अगली बात देखिए, assets, liabilities, revenue, expenses are directly attributable to component if they would be eliminated when the component is sold, abandoned, otherwise disposed of। कहते हैं क्या, हम कैसे जान पाएंगे किसी को भाई वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? कह रहे अगर मान लो ऑपरेशन हट जाएगा तो कितना रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा, कितना खर्चों पे इफेक्ट आएगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ भैया ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हम बता सकते हैं। अच्छा, इफ डेब्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू द कंपोनेंट तो रिलेटेड उसका इंटरेस्ट हो गया, फाइनेंस कॉस्ट हो गया, है ना। हम बोलेंगे कि ये कंपोनेंट जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इतने रुपए का उधार लेना पड़ रहा है और उस पर हमें ये ब्याज देना पड़ रहा है, तो हम उसका सेपरेटली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा निकाल सकते हैं। आइए जरा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आर इनफ्रेंट इवेंट बट डजंट मीन दैट ऑल इवेंट्स आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़िए, जब हमारा डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आएगी फर्स्ट टाइम जब डिसकंटिन्यू हुआ, तो इनिशियली क्या डिस्क्लोजर इवेंट्स है ना। आइए जरा एक बार प्लीज आप इसको एक बार पढ़ो मेरे साथ साथ में। बेटे ये टोटली थ्योरेटिकल बेस है, तो इसी तरह से हमें करना होगा इसको। आइए, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर ऑपरेशन, फर्स्ट टाइम जब डिस्क्लोजर इवेंट है ना, इज द ऑकरेंस, कौन सी इवेंट माने जाए, ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑकर्स अर्लियर, कि इनमें से जो भी जल्दी से घटित हुआ हम मानेंगे भाई यहां से ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है और उस मूवमेंट पर हमें डिस्क्लोज करना है। क्या जी, द एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ असेट्स एट्रिब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जो ऑपरेशन है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है, उससे रिलेटेड जो भी एसेट्स, लगभग सारी एसेट्स, लगभग सारी एसेट्स बेचने के लिए अगर हमने कहीं पर बात कर ली है और एग्रीमेंट कर लिया है, तो इसका इंप्लाइड मीनिंग है, एक जनरल सेंस लगाया जाएगा कि भाई वो इसका मतलब बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, उस वाले पार्ट को, उस वाले ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तभी तो उसकी सारी एसेट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये एक थोड़ा सा हिंट होता है और ये पता चल जाता है कि हाँ, कि भाई कब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे कि भाई ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसका पहला हिंट कि भैया अगर आप सारी एसेट्स बेचने का, लगभग सारी एसेट्स बेचने का एग्रीमेंट कर चुके हैं, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, इस वाले हिस्से का रेवेन्यू सेपरेटली दिखाओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आइए जरा अगली बात करते हैं। एंटरप्राइजेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज बोथ अप्रूव्ड a detailed formal plan for discontinuance and made an announcement। ये दो चीजें अगर उन्होंने कर दी है, अगर ऐसा हुआ, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज जल्दी हो जाए, जिस भी मूवमेंट पर ये इनमें से कोई एक बात हो जाएगी, उसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली डिसकंटिन्यू वाला ऑपरेशन का रेवेन्यू और सब चीजें रिपोर्ट की जाएंगी। तो दूसरी बात क्या है सर, अगर मान लें डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, उन्होंने एक फॉर्मल प्लान बना लिया है और उसको अनाउंस कर दिया है, ठीक है, चाहे सेल का एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है सारी एसेट्स का, अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, आओ भाई कोई खरीदना चाहता है तो एसेट्स खरीद लो, तो भाई तब भी हम मानेंगे उस साल ही आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा सेपरेटली। भाई ये डिटेल फॉर्मल प्लान क्या मतलब होता है, ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो डिटेल फॉर्मल प्लान है, इसका क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर शामिल है मेजर एसेट्स बेच रहे हैं इतने में, एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, हम इस तारीख को बोली लगवाएंगे आपसे, जिसको आना है वो आ जाओ, वगैरह वगैरह, कोई भी डिस्पोजल मेथड, पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ डिस्पोजल, लास्ट डेट ये होगी, प्रिंसिपल लोकेशन, कहां पे हमारे पे इफेक्ट आएगा इस सेगमेंट को बंद करने से, लोकेशन, फंक्शन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर और एम्प्लॉइज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेशन। आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किया जाता है ना, तो ऐसे केस में आप वो सब लोग तो चले जाएंगे, तो भाई उनको कुछ कंपनसेट तो करेंगे। हाँ, तो मैं उसी की बात बता रहा हूं बेटे, ठीक है,
ये बात भी इसी के अंदर कवर है डिटेल प्लान के अंदर। डिटेल प्लान, फॉर्मल प्लान किसको बोलते हैं? फॉर डिसकंटिन्यूएशन। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी एंटरप्राइज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अच्छा, एस्टिमेटेड प्रोसीड और सैलरीज टू बी रियलाइज फ्रॉम डिस्पोजल, कि भाई इतने के आसपास हमारी रिकवरी हो जाएगी। जैसे आप देखोगे लिक्विडेशन के लिए जब हमने अगर वो डाला ना, क्या बोलते हैं, एक हमने एस्टिमेट डाला था, ठीक है, तो प्लान डाला था जिसके लिए हमने कोर्ट में अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो वो स्टेज, यही तो स्टेज है। वहां पर हमें उस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना है कि भाई देखो अब कंपनी बंद होने जा रही है, तो भाई कंपनी के ये चीजें हैं ऐसे ऐसे। आइए जरा, थ्योरी है जी, कोई ज्यादा है नहीं, मुश्किल बात है नहीं बच्चों के लिए करना। आइए, enterprises board of director or similar governing body is considered to have made announcement of detailed formal plan of discontinuance. It has announced the main feature of plan. ठीक है जी, अगर मान लें इन्होंने मेन फीचर उसके बारे में बताए हैं तो हम मानेंगे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। चलिए, रिकॉग्निशन मेजरमेंट फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, दिस एएस डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइन। कहते हैं भैया ये एएस ये तो बताएगा कि भाई आपको डिस्क्लोजर करना है, ठीक है, डिसकंटिन्यू वाला, लेकिन ये एएस ये नहीं बताएगा रिकॉग्नाइजिंग और मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, ये आपको कोई गाइडलाइन नहीं देगा, वो आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। बट फॉर द पर्पस रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी रेफर्ड, पर उसके लिए भाई आपको ना रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर कर लेना चाहिए। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, लो भैया पहले साल में क्या डिस्क्लोज करें जी, कह रहे उसको ये चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए, किसमें? इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगिनिंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर्स। जिस साल में अभी हमने पढ़ी थी डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर हुई है, इनमें से कोई भी एक, तो क्या डिस्क्लोज करना है, अब उसके बारे में बात बता रहे। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कि भाई हम सीए फाउंडेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या सीए फाउंडेशन के अंदर का खाली 3 सब्जेक्ट डिसकंटिन्यू कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी है मतलब। दूसरा, बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज रिपोर्टेड एज पर एएस 17, कि बिजनेस का कौन सा सेगमेंट है जो एएस 17 में भी है और हम उसको यहां पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए जरा, डेट और नेचर, भाई कब से, ठीक है ना, और किस तरह से, डेट और पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, कि भाई लास्ट डेट क्या होगी जब तक हमने डिसकंटिन्यू को एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट है, अगर डिटरमिनेबल है। नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट क्या है जी, बुक वैल्यू क्या है जी, बैलेंस शीट डेट पर, एज ऑन बैलेंस शीट डेट, टोटल एसेट्स पर जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और टोटल लायबिलिटी जिनका सेटलमेंट हो रहा है, उनकी बुक वैल्यू क्या है। बेटे कैरिंग अमाउंट मतलब बुक्स में कितने पर कैरी करते हैं, मतलब बेटे बुक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू और एक्सपेंसेस, उनकी अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो एट्रिब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। भैया करंट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, करंट वाले फाइनेंशियल पीरियड में उस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है उससे रिलेटेड कितने रिवेन्यू और एक्सपेंस है जी। अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट कितना है भाई फ्रॉम ऑर्डिनरी एट्रिब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, ठीक है, एंड और उस पर भाई इनकम टैक्स कितना है। अगली बात, द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो कितना इफेक्ट होगा जी, ठीक है ना, अलग अलग एक्टिविटीज वाइज। फिर दूसरी बात, डिस्क्लोजर अदर देन इनिशियल डिस्क्लोजर, कह रहे हैं इनिशियल डिस्क्लोजर के अलावा और कौन से डिस्क्लोजर हैं, ऑल द डिस्क्लोजर शुड हैव बीन प्रेजेंटेड इन, कहां पे प्रेजेंट करेंगे, इन नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स except for the amount pertaining to pre-tax profit and loss of the discontinued operation income tax expense which should have been on the face of। कह रहे हैं भाई देखो जो डिसकंटिन्यू वाला है उसके लिए कहां पर डिस्क्लोजर करोगे आप, नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। सिर्फ नेट प्रॉफिट और लॉस जो आफ्टर टैक्स है जिसको हम वहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में करते थे ना, उसको तो वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। आइए जरा, अदर डिस्क्लोजर, और क्या बातें हैं जी जो डिस्क्लोज करनी है यहां पर, कहते हैं व्हेन एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ, व्हेन जब डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, ठीक है, उन वाली असेट्स और लायबिलिटीज का जो एट्रिब्यूटेबल है टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, और या फिर डिस्पोज ऑफ ना करके सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट किया हो फॉर सेल, ठीक है,
तो ऐसे केस में जब सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट किया हो बस खाली, तो इट शुड बी, कहते हैं इट शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो भाई ऐसे केस में मतलब कौन से वाला डिसकंटिन्यूअस, एक तो होता है बेटे अबंडन, हमने अबंडन कर लिया, हम नहीं कर रहे जी। दूसरा है कि भाई हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने इतना यूनिट फेल कर दिया, अब ये वाला हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये वाला केस जब हम सेल कर रहे हो या फिर एंटर कर रहे हो एग्रीमेंट टू सेल, तो कह रहे ऐसे केस में हमें क्या डिस्क्लोज करना है, फॉर एनी गेन और लॉस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज एट्रिब्यूटेबल टू दैट, ठीक है। प्री टैक्स प्रॉफिट कितना है, फिर इनकम टैक्स। नेक्स्ट, नेट सेलिंग प्राइस क्या है भाई, रेंज ऑफ प्राइस क्या है ऑफ दोज नेट एसेट्स फॉर विच एंटरप्राइज हैज वन और मोर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। आइए जी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बेटे इसमें, खत्म है बस ये। यस, अपडेटिंग द डिस्क्लोजर इन एडिशन टू दीज डिस्क्लोजर, कह रहे जो भी डिस्क्लोजर बताए हैं ना, इनके अलावा और क्या चीज है, एंटरप्राइज शुड इंक्लूड in its financial statement for the period subsequent to the one in which initial disclosure event occurs। भाई मान लिया पिछले साल हमने डिस्क्लोजर दिया कि हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं है हमारा, अब जो नेक्स्ट ईयर है उसके बारे में बताओ। कह रहे नेक्स्ट ईयर के बारे में बताते हैं, ये राजी ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस। ऐसे केस में डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, कि हमने जो पिछली बार डिस्क्लोजर किया था भाई फलाना तारीख में आएगा, इतने का कैश आएगा, इतने का कैश चला जाएगा, हम ये काम बंद करने वाले हैं, कि उसमें कोई चेंज आया क्या, अगर चेंज आया है तो आप उसको यहां डिस्क्लोज करो। दैट डिस्क्लोजर शुड कंटिन्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड अप टू एंड इंक्लूडिंग द पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएशन इज कंप्लीटेड। कह रहे जब तक डिसकंटिन्यू कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो आप हर साल बताते रहेंगे कि हाँ जी हमारा डिसकंटिन्यू वाला ये है, ये है, ये है, ठीक है। और ये कब माना जाएगा जी डिसकंटिन्यू, कह रहे डिसकंटिन्यूएशन इज कंप्लीटेड, कब माना जाता है जी ये कंप्लीट हो गया। लो जी, डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड व्हेन द प्लान इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड और अबंडन थ्रू फुल पेमेंट फ्रॉम द बायर्स मे नॉट हैव बीन रिसीव्ड। आइए जरा क्या कहते हैं, इफ एंटरप्राइज अबंडन करते हैं, विड्रॉ करते हैं प्लान से जो प्रीवियसली रिपोर्ट किया गया था एज डिसकंटिन्यू, मान लिया पता चला कोई चेंज आ गया कि नहीं यार चलो एक काम करते हैं कंटिन्यू करते हैं, तो क्या कहते हैं उसका फिर रीजन भी बताना होगा। जैसे मैंने आपसे बताया ना कि मैंने फिर यहां पर जो है ना इधर फिर से मैंने सीए फाउंडेशन को टेक ओवर किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सीए फाउंडेशन भी पढ़ाता हूं। आइए जरा, तो यहां सर इस साल में सीए फाउंडेशन जब आपने रिकंटिन्यू किया, डिसकंटिन्यू था लेकिन रिकंटिन्यू कर दिया आपने, तो ऐसे केस में कहते हैं उसका रीजन बताओ और उसका इफेक्ट बताओ, क्या इफेक्ट होगा। आइए जरा, सेपरेट डिस्क्लोजर्स फॉर ईच डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कहते हैं एनी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय AS 24 शुड बी प्रेजेंटली सेपरेटली फॉर ईच डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, कहते हैं हर एक को सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, भाई दो ही चीज मांग रहे हैं बार बार, प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी और प्री टैक्स गेन और लॉस कितना है वो दिखाना है। दूसरी बात, रीइंस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देनी होती है ना हमेशा, जैसे बेटे बोनस में हमने रीइंस्टेट किया था ना, पिछले साल की ईपीएस को रिवाइज किया था, ऐसे ही हमें यहाँ पर पिछले साल कितना था ये भी साथ साथ में बताना चाहिए। क्या मतलब, जिस साल हमने डिसाइड किया कि भाई हमारा डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इस बार से, तो ये वाला सेगमेंट है जी, इसका इतना अमाउंट है, इतना एक्सपेंस है, ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो जिस साल हम ये बात बता रहे हैं उस साल हम साथ साथ में कंपैरेटिवली ये भी बताएं कि भाई इसी सेगमेंट में पिछले साल कितना रेवेन्यू, एक्सपेंस, सब चीजें थी। आइए जरा, मतलब उसको बोलते हैं रीइंस्टेटमेंट। डिस्क्लोजर इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, भाई मान लिया बीच में, मान लिया जैसे हमने डिसाइड किया, तो कहते हैं बीच में अगर रिपोर्टिंग हो रही है तो उसमें क्या क्या चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, ये देखिए, शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल कहते हैं क्या क्या, एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी और इवेंट जो मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्टिंग से हो वहां से दिखाओ, और एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अमाउंट और टाइमिंग, कोई अगर चेंज हुआ है कि भाई हमने तो सोचा था इस टाइम पर डिसकंटिन्यू होगा, इस टाइम पर नहीं, हम बाद में डिसकंटिन्यू करेंगे, इतना आने वाला था, इतना जाने वाला था, वो नहीं, चेंज है, तो भाई
कितना है। ठीक है, अब बेटा एग्जाम का एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो अभी आना थोड़ा सा मुझे तो लगता नहीं कि आपके उसमें आएगा, पर फिर भी बेटे कर लेना चाहिए। एक कंपनी है रोहिणी लिमिटेड, वो एक बिजनेस में है मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में है जी रोहिणी लिमिटेड ये कंपनी। और द कंपनी इज वर्किंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार्स। कहते हैं भैया हम ना इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो एक सेगमेंट ये बंद करना चाहते हैं। अच्छा, एंड टू प्रोड्यूस ओनली कमर्शियल व्हीकल्स ओवर द 5 years, कमिंग 5 years। लेकिन no specific plan have been drawn up for sale of neither the division nor the assets. A part of the prospective plan, it will reduce the production passenger car by 20% annually। कह रहे 5 साल में डिसकंटिन्यू करना है, 1 2 3 4 5। कह रहे इस 100 जो सारा का सारा हम लोग छोड़ेंगे, 20 हर साल 20% हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे। आइए जरा, इट हैज आल्सो प्लान टू एस्टेब्लिश अनदर न्यू फैक्ट्री। साथ में एक और प्लान है कि हम लोग ना एक नई फैक्ट्री, नया काम और जोड़ने जा रहे हैं साथ में। मतलब इस वाले बिजनेस को हटाएंगे, एक नया बिजनेस लाएंगे। कमर्शियल व्हीकल तो चलती रहेंगी, बस पैसेंजर कार नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से पैसेंजर जाते ही नहीं, बहुत कम जाते हैं, तो कार तो जाती नहीं, बहुत कम जा रही है। तो कह रहे चलो हम नया बिजनेस शिफ्ट करेंगे, तो इस वाले बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और नया, और उसकी नई फैक्ट्री लगा रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। कह रहे हैं क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का काम हमारा चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल ही मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें। एंड ट्रांसफर द सरप्लस एम्प्लॉइज इन द फेज्ड मैनर। और जैसे 20% को ये क्या करते रहेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, तो कहते हैं 20% के हिसाब से वो वाले एम्प्लॉइज हम ना शिफ्ट करते रहेंगे। जो पैसेंजर कार बना रही होगी उसमें जो फैक्ट्री में जो लगे होंगे वर्कर्स, उनको शिफ्ट करते रहेंगे दूसरे बिजनेस में। जैसे 20% काम हमने क्लोज करते हैं यहाँ पर, तो 20% हम लोग एम्प्लॉइज को उधर शिफ्ट कर देंगे, एंड सो ऑन। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट, किस बात का कमेंट? कहते इफ मेयर ग्रेजुअली फेजिंग आउट इन इटसेल्फ कैन बी कंसीडर्ड डिसकंटिन्यू। कह रहे हैं कि ये जो हमने सोचा है ना 20%, तो हम क्या इसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन माने? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात और क्या पूछना चाहते हैं, अगर कंपनी passes a resolution to sell some of assets in the passenger car division and also to transfer few other assets of passenger car division to new factory, does this trigger the application of AS24? क्या AS24 के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी? तीसरा क्वेश्चन, would your answer to the above different अगर कंपनी resolve to sell the assets of passenger car division in phase manner but time bound manner? ठीक है जी, आइए जरा फटाफट से आंसर पढ़ते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात, एंटरप्राइज ने एक सिंगल प्लान के तहत ये काम किया, ठीक है ना, और ये रिप्रेजेंट करता है सेपरेट मेजर लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये भाई तब हम लोग AS24 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर करते हैं। अब इसमें आते हैं पहले में, मेयर ग्रेजुअली डिस्क्लोजिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो क्या कहते हैं भाई, ये वाला जो पहले वाला केस है, ये वाला जो पहले वाला केस है ना, हाँ जी, ये नहीं माना जाएगा कि AS24 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। आइए दूसरे वाले केस में बात करते हैं। दूसरे वाले, हाँ जी, लो जी, मेयर। अच्छा फिर क्या कहते हैं, पहले इसी को पढ़ते। 24 की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एग्जांपल है, that do not qualify satisfy criteria of definition but might do so is in the combination with other circumstances। भाई मान लिया ग्रेजुअल तो है ही, क्या है, ग्रेजुअली फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, क्लास ऑफ सर्विस, या शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर पार्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, या क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी। आगे आते हैं, इन दिस केस इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये बेटा सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले केस की बात थी, अब यहाँ पर सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं। सेकंड वाला केस में कहते हैं इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि कोई फाइनल अप्रूवल अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आई नहीं है, रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, इसलिए।
थर्ड वाला केस, जो थर्ड वाला केस है, अब मैं इसकी बात करता हूं, यानी कि ये भी नहीं, इसकी बात है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट अगर भाई वो असेट्स को सेल करने का कर दे? बिल्कुल जी बिल्कुल। आइए जरा, तो सेकंड वाले का भी नो था हमारा, ये रहा। थर्ड वाले का यस, फेज एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम, यानी कि इससे तो कंफर्म है कि बंद होना ही होना है। रिजोल्व इन द बोर्ड क्लियरली इंडिकेट्स कि भाई क्लोजर हो रहा है, इसलिए वो AS24 में कवर होगा। आइए बेटे, बस यही क्वेश्चन आया था, मैंने इसीलिए बोला था कि आपसे ये थोड़ा सा एवरेज से बिलो इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है एएस में। ठीक है, तो हमारा AS24 तो खत्म हुआ। ठीक है, अब AS24 के बाद में मैं एक नया एएस शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा ब्रेक लें, या एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला एएस। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट एएस शुरू करेंगे एक फ्रेश माइंड से। ये टोटल थ्योरी टाइप से एएस है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अच्छे से एएस को, एक बड़ा एएस उठाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मे बी कि शायद AS22 हम लोग करें। ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा बेटा कि जो बच्चे मई वाले हैं वो तो आज फ्री हो गए हैं इस चीज से। ठीक है ना, अब सिर्फ जो आगे वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से मैं सिलेबस को लेके चलूंगा, और मैं चाहता हूं कि हम लोग डेली करें क्लास सुबह 8:30 बजे। तो एक बार मुझे पहले फटाफट से बाकी जो बच्चे जिनका बाद वाला अटेम्प्ट है वो मुझे प्लीज एक बार 8:30 का मुझे कंफर्म करें और लाइव में मिलें, क्योंकि वो एएस बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं उनको लाइव कराना चाहता हूं आपको। ठीक है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। देखो शुभम का ओके आ रहा है, मैं चाहता हूं सारे बच्चे लाइव में आओ। ग्रुप 2 का अब मेन जो है वो एएस है जो जाति क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये तो पकाओ एएस था, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें लेस इंटरेस्ट ले रहा था, अब कोई बात नहीं, चलो कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस, और बेटा लाइव 8:30 बजे आओ सब बच्चे लोग। सुबह सुबह थोड़ा सा बेटा फ्रेश माइंड रहता है तो अकाउंट्स को भी थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलेगी। ओके, बाय बाय।